इतिहास के चैप्टर जो दिल्ली सल्तनत हमारा चल रहा था उसके हम शासक पे बात करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह खिलजी पर। इन दोनों पर बात करने में पहला हमारा अलाउद्दीन खिलजी है। इसके पहले जो हमारा वीडियो पड़ा हुआ था वो पड़ा हुआ है जलालुद्दीन खिलजी पर और खिलजी वंश की स्थापना पर। अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो जैसा आप जानते हैं कि जलालुद्दीन की हत्या कर ये शासक बना था। कौन? अलाउद्दीन। इसने उसकी हत्या कहाँ की? इसने हत्या की कड़ा मानिकपुर। कड़ा मानिकपुर में इसने हत्या भी की थी और इसने ये शासक भी कहाँ बना था? तो कड़ा मानिकपुर में ही शासक बना। लेकिन यहाँ एक प्रश्न बनता है कि अलाउद्दीन ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया? अलाउद्दीन ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया? भाई 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक शासक रहा कौन? अलाउद्दीन खिलजी। 1296 में इसने अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की कड़ा मानिकपुर में हत्या कर दी। और हत्या कर किस लिए दी? क्योंकि इसने देवगिरी जीता था अलाउद्दीन खिलजी ने और इसको बधाई देने जलालुद्दीन गया था, उस समय हत्या कर दी। राज्याभिषेक की जब बात आती है तो राज्याभिषेक इसने अपना कड़ा मानिकपुर में नहीं कराया, यहाँ सुल्तान बना और इसने अपना राज्याभिषेक कराया लाल महल में। लाल महल कहाँ है? दिल्ली में। बहुत बड़े एसआई और पुलिस जीडी और तथा अन्य भी सी और डी जो ग्रेड की परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि लाल महल दिल्ली का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो लाल महल दिल्ली का निर्माण किसने करवाया था? तो बलबन द्वारा बनवाए गए लाल महल में अलाउद्दीन ने अपना राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक के बाद इसने एक जो सबसे बड़ा काम किया वो समझने वाला है और बड़ा भयानक काम। इसने सुल्तान जो इससे पहले था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पुत्र अरकली खां की हत्या की। किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने अरकली खां की हत्या की। और किसकी हत्या की? इसने बलबनी और जलाली अमीरों की। बलबनी मतलब जो बलबन के समय के खास बलबन के लोग थे और जलाली मतलब जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के खास लोग थे, इनकी भी हत्या कर दी। इतने लोगों को इसने मार डाला। किसने मार दिया? अलाउद्दीन खिलजी। मारने के बाद यहां से ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि यदि भतीजे ने चाचा को मारा इसका मतलब है भतीजा महत्वाकांक्षी अधिक है। और इसने अरकली खां की भी हत्या कर दी, समस्त बलबनी और जलाली शासकों की पूर्ण, मतलब ये नहीं मारा था कि उनको ही सिर्फ मार दे। इसके मारने के पीछे एक बहुत बड़ा क्रिटिकली सिचुएशन ये है कि इसने खुद उनको तो मारा ही, उनके पुत्रों को भी मार दिया कि हमसे कोई बदला ना ले पाए। इतनी ये भयानक हत्याएं करने के बाद किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। हत्याएं करने के बाद यहाँ से एक छोटा सा बात और आती है कि अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। तो ये महत्वाकांक्षी जब था तो इसने इसके पहले इसकी महत्वाकांक्षी सर्वप्रथम कहां पर लक्षित हुई? सबसे पहले इसकी महत्वाकांक्षी है ये बात कहां पर दिखी? तो ये जब 1296 में शासक बना उसके पहले सन 1292 ईस्वी में। कब? 1292 ईस्वी में इसने, ये उस समय कड़ा का सूबेदार था, कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। सूबेदार मीन्स गवर्नर, सूबेदार था। उस समय इसने क्या किया? इसने एक राज्य को लूट लिया था, पूरा एक नगर लूटा था। तो 1292 ईस्वी में इसने भिलसा नगर को लूटा। भिलसा नगर को लूटा था और धन की प्राप्ति की थी। बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से बनता है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में कि अलाउद्दीन सुल्तान बनने से पहले जब सूबेदार था तो उसने सर्वाधिक धन कहां से लूटा था? भिलसा नगर से। कहां से लूटा था? भिलसा नगर से। कड़ा मानिकपुर का उस समय सूबेदार हुआ करता था और देवगिरी के बाद इसने यहीं पर हत्या की थी जलालुद्दीन की।
इसी स्थान पर इसने अपने को सुल्तान भी घोषित किया था कड़ा मानिकपुर पर, जबकि इसने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया था, तो दिल्ली के लाल महल में। भिलसा नगर को इसने लूटा। लूटने के साथ इसने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। अब बात आती है रक्त और तलवार की नीति इसने किसके लिए अपनाई, क्योंकि सर्वाधिक जो मंगोल आक्रमण हुए वो किसके शासनकाल में हुए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। किसके कारण अपनाई थी, तो मंगोल आक्रांताओं के कारण। मंगोल आक्रांताओं के कारण इसने रक्त और तलवार की नीति अपनाई, जबकि लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी, बलबन ने। रक्त और तलवार की नीति अपनाई किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। मंगोलों के आक्रांताओं को रोका इसने, रक्त और तलवार की नीति अपनाई। इसने जो अनवरत आक्रमण किए, इसने आक्रमण अनवरत किए, उनमें से इसने किया क्या कि उत्तर भारत के पंजाब, सिंध और उत्तर प्रदेश तक अपनी सत्ता स्थापित करी। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये युद्ध पे युद्ध करता जा रहा था, तो इसने पंजाब, सिंध, उत्तर प्रदेश तक इधर पूरा अपना शासन सत्ता इसने फैला लिया। इसके बाद इसने मध्य भारत के जो कुछ क्षेत्र थे, मध्य भारत के क्षेत्रों में से भी इसने अपना बड़ा वर्चस्व स्थापित किया। जो मध्य भारत के क्षेत्र थे उनमें था चंदेरी, जहां इसने अपना आधिपत्य जमा लिया अलाउद्दीन ने। दूसरा था इसका एलिचपुर, उज्जैन, मांडू, ये ऐसे स्थान थे जिन पे कब्जा कर लिया था। किसने कर लिया था, अलाउद्दीन ने। ये प्रमुख स्थान थे जिन पर इसने कब्जा कर और अपनी शासन सत्ता संचालित करी। इसके साथ इसके ही शासन काल में कुछ ऐसे करद राज्य थे। करद का मतलब होता कर देने वाले राज्य। करद राज्य जो इसके थे, करद राज्य। अच्छा, करद राज्य में मैं एक बात बताना चाहूंगा। करद राज्य से तात्पर्य है कर इसको देते थे, शासन खुद संचालित करते थे। करद राज्य जो इसके थे उनमें हैं आपके यादव, होयसल, राजपूताना, काकतीय। ये ऐसे वंश थे जो, या ऐसे साम्राज्य थे जो करद थे इसको कर देते थे। तो पुनः देखेंगे, यादव राज्य, होयसल राज्य, राजपूताना राज्य, काकतीय राज्य, ये इन पर गवर्निंग अलाउद्दीन खिलजी की नहीं थी, लेकिन हमको ना नुकसान पहुंचाया जाए इसके लिए यह राज्य टैक्स देते थे। किसको, अलाउद्दीन खिलजी को कर दिया करते थे। और चंदेरी, एलिचपुर, उज्जैन और मांडू ये सीधे आधिपत्य में थे किसके, अलाउद्दीन खिलजी के। दूसरा पॉइंट ये आता है, तो ऐसा कौन सा राज्य था उस समय का जो कर नहीं दे रहा था, या जिस पर आधिपत्य नहीं किया, या अलाउद्दीन को कभी भी कर नहीं दिया। बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। तो कौन सा ऐसा था जिसने कर नहीं दिया, जिसने, वो कौन सा राज्य था, तो पांड्य राज्य थे या पांड्य शासक थे जिन्होंने अलाउद्दीन को कर नहीं दिया। पांड्य साम्राज्य ने अलाउद्दीन को कभी भी कर नहीं दिया। दूसरा पॉइंट आता है, ऐसे कौन से उस समय के राज्य थे जो पूर्णतः स्वतंत्र थे अलाउद्दीन से। तो स्वतंत्र राज्यों को हम देखेंगे। जो हमारे स्वतंत्र राज्य थे अलाउद्दीन के समय, वो स्वतंत्र राज्य देखेंगे। स्वतंत्र राज्य कौन कौन से थे अलाउद्दीन के शासनकाल में। ये वो राज्य थे जिन पर यह उस समय आधिपत्य नहीं जमा पाया अलाउद्दीन, तो ये अपने में एक बड़ी बात है। वो हमारे स्वतंत्र राज्य थे बिहार,
बिहार, उड़ीसा, या आप ओडिशा भी कह सकते हैं, वर्तमान में इसका नाम है कश्मीर, कश्मीर और बंगाल। ये हमारे ऐसे राज्य थे जो उस समय स्वतंत्र थे, जिन पर अलाउद्दीन के शासनकाल में, बहुत बढ़िया प्रश्न है पीसेस का भाई साहब, चाहे आप जिस स्टेट के पीसेस की बात करें, कि ऐसे कौन से राज्य थे अलाउद्दीन के शासनकाल में जो स्वतंत्र थे, या कथन ए निष्कर्ष आर वाले जो प्रश्न आते हैं वहां भी ऐसा पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन के शासनकाल में स्वतंत्र राज्य कौन कौन से थे, करद राज्य कौन कौन से थे, ऐसा कौन सा राज्य था जिसने टैक्स नहीं दिया, पांड्य साम्राज्य था, तो कौन कौन से स्वतंत्र थे, बिहार, उड़ीसा, कश्मीर और बंगाल, ये राज्य ऐसे थे जो पूर्णतः स्वतंत्र थे उस समय। और इसके समय ही इसको अमीर खुसरो और इसामी ने, अलाउद्दीन को अमीर खुसरो और इसामी ने एक शब्द कहा, अमीर खुसरो और एक थे और दूसरे इतिहासकार हैं जिनका नाम है इसामी। इन दो लोगों ने अलाउद्दीन के लिए एक शब्द पर्टिकुलर प्रयोग किया है, एक भाग्यवादी। एक भाग्यवादी व्यक्ति कहा, किसको कहा, अलाउद्दीन खिलजी को। बड़ा वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन भी यहां से बनता है, एक भाग्यवादी अलाउद्दीन खिलजी को किसने कहा, तो आपके अमीर खुसरो ने भी कहा और इसामी के द्वारा भी कहा गया। दूसरी बात, अलाउद्दीन की तुलना अकबर से की जाती है, अकबर से की जाती है, क्यों? इसकी तुलना या सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है, क्यों? इसके पास एक टैलेंट था, शत्रु को मित्र बनाना। इस प्रश्न बहुत बढ़िया बनता है, कथन और निष्कर्ष वाले जहां प्रश्न आते हैं जीएस में, कि कथन ए कथन आर की व्याख्या कर रहा है या नहीं, यदि आपने परीक्षा दी होंगी तो देखा होगा कि शत्रु को मित्र बनाने का जो टैलेंट है उसके कारण अलाउद्दीन को अकबर के समतुल्य रखा गया। प्रश्न आएगा कि सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था जिसे अकबर के समकालीन माना गया, तो वो हमारे थे अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, अब सन 1301 ईस्वी में 1301 ईस्वी में इसने रणथंभौर पर अपना कब्जा कर लिया। रणथंभौर राजस्थान में है, रणथंभौर को अपने आधिपत्य में ले लिया, लेकिन बाकी राजपूताना राज्यों को छोड़ दिया। शेष जो राजपूताना थे उन्हें छोड़ दिया, राजपूताना को छोड़ दिया। पहला काम, संभवतः सल्तनत का ये पहला शासक था, छोड़ दिया। संभवतः ये सल्तनत का पहला शासक था जिसने हिंदू शासकों को ज्यों का त्यों रहने दिया, तो संभवतः हटा दें तो आप ये कह सकते हैं पहला सुल्तान जिसने हिंदू शासकों को ज्यों का त्यों रहने दिया। ज्यों का त्यों मतलब जितना टैक्स दे रहे थे उतना ही देंगे, जैसे रह रहे थे वैसे ही रहेंगे, जितना क्षेत्रफल है उतना ही रहेगा। अच्छा, गुजरात भी इसके अंदर में था, किसके? अलाउद्दीन खिलजी के, इसके पास गुजरात भी था। राजपूताना को ले लिया, रणथंभौर को ले लिया, और 1303 ईस्वी में 1303 ईस्वी में इसने चित्तौड़ है, ये भी राजस्थान में, ये भी राजपूताना लैंड है। चित्तौड़ का नाम इसने अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर रखा, और क्या रखा? तो खिजराबाद रखा। खिजराबाद, बहुत बढ़िया प्रश्न है। खिजराबाद परिवर्तित नाम किस शहर का था? चित्तौड़गढ़ का। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्यों किया था? क्योंकि इसका पुत्र था जो उसका नाम था खिज्र खां। पुत्र खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम बदल करके क्या किया था? तो खिजराबाद किया था। किसने किया था? तो अलाउद्दीन ने किया। तो अब
एक और बात जो अलाउद्दीन के अबाउट में आती है, महत्वपूर्ण बात यह है कि जोधपुर का एक संस्कृत अभिलेख मिला। जोधपुर का संस्कृत अभिलेख मिला, जो लिखा हुआ संस्कृत में है। इसका मतलब कन्फर्म है, फैन आप कर दो। इसका मतलब कन्फर्म ये होता है कि ये किसी हिंदू शासक द्वारा या तो लिखवाया गया या तो किसी हिंदू विद्वान ने लिखा। यदि यहाँ ये बात आती है कि किसी हिंदू विद्वान या हिंदू शासक द्वारा लिखा गया, तो इसमें लिखा यह था, जो बड़ी बात है कि जो बात ही इसमें अभिलेख में थी वो समझेंगे। परीक्षा पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अपराध मुक्त हो गई। ये बड़ी बात है अपने आप में। यदि ये दबाव में भी लिखाया गया तो भी मान लेते हैं, लेकिन सिर्फ इस अभिलेख से ही नहीं, उस समय की जो व्यवस्था थी वो ये थी। इसामी ने लिखा है, इसामी एक इतिहासकार थे, उन्होंने लिखा, इसामी के अनुसार है कि वर्षा जैसे पूरे बगीचे में होती है, शासन भी वैसा ही था। यहां से इस बात की पुष्टि होती है कि अलाउद्दीन क्रूर भले रहा हो, लेकिन जो उसकी शासन सत्ता थी वो जनता के प्रति ज्यादा अहितकर न थी। इसने टैक्स बढ़ाए थे, जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन जहां से देखने वाली बात यह है कि ये इसका जो शासन का थाट था, जैसा आपने अभी पीछे देखा कि हमने बताया कि इसको अकबर के समतुल्य माना जाता है। अकबर के समतुल्य माना जाता है, तो इसका मतलब है यह व्यक्ति कोई नॉर्मल बंदा नहीं था सल्तनत का। इसामी के अनुसार जैसे पूरे बगीचे में वर्षा होती है, वैसे ही इसका भी शासन सभी के लिए समान था। अलाउद्दीन देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अपराध मुक्त हो गई। इसके शासनकाल में एक और बात थी, किसी इतिहासकार ने लिखा है कि यदि 102 वर्षीय वृद्ध महिला अपने सर पर हीरे जवाहरात और स्वर्ण आभूषण का टोकरा रखकर चले तो गंतव्य तक पहुंच जाती थी, रास्ते में उससे कोई बात भी नहीं करता था। यह बात भी किसकी है? अलाउद्दीन खिलजी के समय की। अच्छा, इतने के बाद एक काम और इसके ही शासनकाल का है, जैसा प्रश्न ही पूछा जाता है। इसने देवगिरी के शासक जिनका नाम था, क्या नाम था? रामचंद्र देव। रामचंद्र को इसने उपाधि दी थी, अलाउद्दीन ने उपाधि प्रदान की। कौन सी? रायन। बहुत बढ़िया प्रश्न है। रायन की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दी? तो रामचंद्र को दी। रामचंद्र कौन थे? तो देवगिरी के शासक थे। दूसरी बात, इनको चंदोआ दे करके सम्मानित किया। इसके साथ ही इन्हें 1 लाख मुद्राएं पुरस्कार में दी। 1 लाख मुद्राएं पुरस्कार में दी। जैसा आप जान चुके हैं पहले भी कि समस्त हिंदू शासकों को, सल्तनत का पहला ऐसा व्यक्ति था या ऐसा सुल्तान था जिसने समस्त हिंदू शासकों को ज्यों का त्यों रहने दिया। रणथंभौर और चित्तौड़ पर थोड़ा बहुत जो इसने अटैक किया वो किया। इसके बाद एक काम इसने और किया कि पहला दक्षिण भारत पर आक्रमण जो प्रश्न देखना बहुत गजब है। ये ना कह देना कि पहला दक्षिण भारत पर आक्रमण इसने किया, ना, पहला दक्षिण भारत का आक्रमण जो के आगे वाली बात, जो विंध्य
पर्वत को पार कर लड़ा गया। पहला ऐसा सल्तनत का शासक जो विंध्य पर्वत को पार करके उस तरफ गया लड़ने के लिए, वो कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। पहला प्रश्न एकदम बढ़िया सा। बात यह आती है विंध्य पर्वत को पार कर दक्षिण भारत के किस प्रांत पर अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले आक्रमण किया? तो वो कौन सा राज्य था? तेलंगाना। आज वाला तेलंगाना नहीं, तब वाला तेलंगाना जो सल्तनत के समय का तेलंगाना था, पर आक्रमण हुआ। प्रश्न नंबर 2 बनता है, जब यहां पर आक्रमण किया गया उस समय यहां का शासक कौन था? कहां का? तेलंगाना का। किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने था, तो यहाँ का शासक कौन था? उस समय यहाँ के शासक थे प्रताप रुद्र देव। कौन थे? प्रताप रुद्र देव शासक थे। कहाँ के? आपके तेलंगाना के। अब दूसरी बात आती है कि जब तेलंगाना पर आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने, तो वह आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ? किसके नेतृत्व में हुआ? तो तेलंगाना का जो आक्रमण था उसका नेतृत्व करता कौन था? तो नेतृत्व करता था मलिक काफूर। अब बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न। मलिक काफूर ने नेतृत्व किया रुद्रदेव प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, सेकेंड प्रताप रुद्रदेव द्वितीय यहाँ के शासक थे। मलिक काफूर यहाँ का नेतृत्व करता था। ये पहला युद्ध है जिसमें कोहिनूर हीरा दिया गया। कोहिनूर हीरा किसने किसको भेंट किया? तो कोहिनूर प्रताप रुद्रदेव ने किसे दिया? मलिक काफूर को। कौन सा हीरा दिया? कोहिनूर भेंट किया। क्या किया? कोहिनूर भेंट किया। और दूसरा एक बहुत गजब का पॉइंट है, अगर किसी ने वो मूवी देखी होगी, क्या बोलते हैं, बाहुबली, अगर जो किसी ने देखी होगी तो मेरी बात समझ पाएगा। बिल्कुल बाहुबली मूवी वाला कंडीशन है। इसने इसको कोहिनूर तो दिया ही दिया, और समर्पण करने के लिए एक स्टाइल नई बनाई कि सोने की प्रतिमा बनाकर, सोने की प्रतिमा, अपनी सोने की प्रतिमा, और गले में स्वर्ण जंजीर, सोने की जंजीर, स्वर्ण की जंजीर डालकर समर्पण किया। किसने? प्रताप रुद्र देव ने। अच्छा, इतनी बात, सोने की प्रतिमा अपने गले में डालकर समर्पण किया। कोहिनूर हीरा दिया। किसे दिया? मलिक काफूर को दिया। इसके बाद होयसल नरेश और देवगिरी नरेश, ये दोनों लोग इस आक्रमण के बाद, इस आक्रमण मतलब यही जो आपका प्रताप रुद्रदेव वाला आक्रमण था, इसके बाद ये दोनों लोग दिल्ली गए। तो कौन कौन दिल्ली गया? तो दिल्ली 2 लोग गए। दिल्ली तो एक गए आपके गए देवगिरी नरेश, और दूसरे आपके गए होयसल नरेश। देवगिरी नरेश कौन है? आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, कौन है? रामचंद्र। और होयसल नरेश कौन थे? तो बल्लाल देव। ये दोनों लोग दिल्ली गए मतलब ये किसके पास गए? अलाउद्दीन के पास गए, आपके देवगिरी नरेश रामचंद्र, और होयसल के नरेश बल्लाल देव। 2 लोग दिल्ली में इससे मिलने के साथ आप देखेंगे बल्लाल देव ये वही बाहुबली वाले हैं। और इसके बाद जब ये वहां गए तो जाने के बाद जो बल्लाल देव थे, बल्लाल ने मुकुट, छत्र, सोने का छत्र और 10 लाख टंके की थैली भेंट की।
टंके की थैली भेंट की। किसको भेंट की? अलाउद्दीन को दिया। किसने दिया? बल्लाल ने। बल्लाल देव ने एक मुकुट दिया, विशेष प्रकार का बना हुआ था, सोने का छत्र दिया, 10 लाख टंके दिए और खिलवत दी पुरस्कार स्वरूप। ये सब कुछ अलाउद्दीन को इन्होंने प्रेषित किया। इसके बाद ये तो बात हुई इसकी दक्षिण की। एक और छोटा सा पॉइंट है, शायद मिस हो गया, कि 1298 ईस्वी में 1298 ईस्वी में पहला आक्रमण था। किसका? 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन ने पहला आक्रमण कहीं किया था। वो कहां किया था? तो वो जगह थी गुजरात। बढ़िया प्रश्न है। पहला आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने कहां किया? गुजरात में किया। कब किया? तो 1298 ईस्वी में किया। 96 में गद्दी पर बैठा था, मतलब गद्दी पर बैठने के 2 साल बाद किया। दूसरी बात आती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पहला आक्रमण गुजरात प्रांत पर किया। वहां का शासक कौन था, या जो पहला आक्रमण किया और निम्न में से किसके खिलाफ किया? तो भी प्रश्न बनता है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के हिसाब से। तो कौन था? तो वह था बघेल राजपूत कर्ण। बघेल राजपूत कर्ण के खिलाफ था, जो इसका पहला आक्रमण था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। और एक छोटा सा पॉइंट, इसने मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए एक छोटा सा कार्य और किया। इसने अपनी राजधानी सीरी को बनाया। राजधानी दिल्ली से उठाकर किसे बनाया? राजधानी सीरी बनाई। बहुत बढ़िया प्रश्न है। राजधानी किसे बनाया? सीरी को। क्यों बनाया? बढ़िया प्रश्न। सीरी को बनाया और किलेबंदी की। ये इसकी बड़ी राजनीतिक एक उठापटक है। राजधानी सीरी को बनाया और किलेबंदी की। कब बनाया? तो 1304 ईस्वी में बनाया। प्रश्न आता है, तो क्यों बनाया सीरी को राजधानी? ये प्रश्न बनता है, क्यों बनाया? तो इसलिए बनाया मंगोल आक्रमण से बचने के लिए। क्यों बनाया? मंगोल आक्रमण से बचने के लिए। अब छोटे छोटे पॉइंट आते हैं इसके शासनकाल की। इसने एक तो, जैसा आपने जाना कि बड़ा अच्छा शासक था, कोई भी मिस्टेक इसने न की अपने शासनकाल में। इसने राशनिंग व्यवस्था शुरू की। किसने? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राशनिंग व्यवस्था शुरू हुई। राशन दिया जाएगा भोजन खाने के लिए। ऐसा क्यों किया इसने? क्योंकि इसने जितने भी वजीर थे उनकी जमीनें जब्त कर ली थी कि, और उनकी जमीन को उठा करके उनकी जमीन को खालसा भूमि बना दिया। खालसा भूमि मतलब वो सरकारी भूमि हो गई। और ऐसा क्यों किया था? ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो भी लोग सत्ता में थे वो कहीं गलत तरीके से जमीन को कब्जा करके ना उसमें कृषि करने लगे, इसलिए तो इसने राशनिंग व्यवस्था शुरू की। किसने? अलाउद्दीन ने। दूसरा, इसने घोड़े दागने की प्रथा शुरू की कि कहीं कोई शासन का घोड़ा किसी दूसरे के पास ना चला जाए, या कोई बाहर का खराब घोड़ा प्रशासन के अंदर सेना में ना आ जाए, इसलिए घोड़े के ऊपर नंबर डाले जाते थे दागने में। दूसरा, इसने हुलिया लिखना शुरू कराया। हुलिया लिखने की प्रथा, जो सैनिक की हुलिया लिखा जाता है कि काला रंग, गोरी आंख, नीला मुंह, तो ये जो भी व्यवस्था है, ये सब हुलिया लिखने की व्यवस्था किसके समय शुरू हुई? अलाउद्दीन खिलजी के समय। नेक्स्ट है नगद वेतन देना भी शुरू किया सैनिक को। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा है घट तौली पर मांस काट लेना भी अलाउद्दीन के समय शुरू हुआ। घटतौली, अगर जो कम तौलोगे तो शरीर से उतना मांस काट लिया जाएगा, ये भी अलाउद्दीन के समय शुरू हुआ। नेक्स्ट है बाजार नियंत्रण।
बाजार नियंत्रण भी किसके समय शुरू हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के समय। बाजार नियंत्रण तो आपने छोटी पुस्तकों में पढ़ लिया होगा। यहाँ एक बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है कि पहला ऐसा सल्तनत का बादशाह या सुल्तान, सॉरी बादशाह नहीं, ऐसा पहला सल्तनत का सुल्तान या शासक जिसने वित्तीय बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, तो वो पहला कौन सा था? अलाउद्दीन खिलजी। वित्तीय नियंत्रण सबसे ज्यादा करने वाला शासक कोई था तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। भाई बाजार नियंत्रण करने का तात्पर्य ही यही था कि उसका टारगेट था कि ज्यादा से ज्यादा वित्त को बढ़ाया जाए, इसीलिए इसने खालसा भूमियां बना दी थी समस्त वजीरों की। अब और 1316 ईस्वी में इसी प्रकार ये चला गया और इसके बाद आया मुबारक शाह खिलजी। अपने राजत्व सिद्धांत के हिसाब से अलाउद्दीन खिलजी दो सिद्धांत चाहता था कि ये दो कार्य मैं करूं। पहला कि मैं एक नवीन धर्म की स्थापना करूं, एक नया धर्म बनाऊं, वो बना ना सका। दूसरा वो ये चाहता था कि मैं सिकंदर की भांति पूरी दुनिया में अपनी फतह करूं, अपना झंडा दूर दूर तक लहराऊं, वो भी वो कर ना सका और 1316 ईस्वी में मर गया। जैसा कि सभी के साथ होता है कि मरने के बाद पुत्र शासक बनता है और मुबारक शाह खिलजी शासक बना। यूपीएससी मेंस लिखने वाले कैंडिडेट और स्टेट पीसीएस के मेंस लिखने वाले कैंडिडेट इस बात पर विशेष फोकस करेंगे। यह इतिहास इस बात का गवाह है कि आज तक जिसका पिता शासक रहा, वह यदि उसके पुत्र ने शासन पाने के बाद उसमें ज्यादा कुछ परिवर्तन किया तो आप ये चीज देखते हैं फिर शासन समाप्त हो जाता है। यही काम मुबारक शाह खिलजी ने किया जो 1316 से 1320 तक शासक रहा। जैसा कि मनु स्मृति में मनु ने कहा है, यदि शासक एक छोटा बच्चा भी हो तो उसका सम्मान करना चाहिए। सही है, यदि आप शासक का सम्मान नहीं करते इसका मतलब है आप धीरे धीरे गर्त की ओर जा रहे हैं। लेकिन मुबारक शाह खिलजी जब शासक बना तो यह एक जो है इंटरनली अयोग्य व्यक्ति था। उसका कारण क्या था कि यह एक विलासी व्यक्ति था, पहली बात। दूसरा कि इसमें वो गट्स नहीं थे जो अलाउद्दीन खिलजी में थे, क्योंकि अलाउद्दीन ने, जैसा आपने पढ़ा अभी तक, कि वह अनवरत युद्ध करता रहा। उसने प्रताप रुद्र से समर्पण करवाया, उसने चित्तौड़ पर फतह की, चित्तौड़ का नाम बदला, उसने रणथंभौर विजय की, उसने गुजरात को अपने में मिलाया, उसने मध्य भारत के उज्जैन, एलिचपुर दक्षिण भारत में मांडू को अपने में मिलाया, उसने जो है लोगों से खिलवत ली, पुरस्कार लिया बल्लाल देव होयसल के, देवगिरी को नतमस्तक किया। लेकिन इसने ऐसा कुछ न किया। इसका पहला तो एक गलत कदम था कि इसने पिता के कठोर आदेशों को रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा लगाए गए टैक्सेस जो है बहुत ज्यादा थे और उससे जनता परेशान थी, ऐसा मुबारक शाह खिलजी का मानना था। जबकि उसकी बाजार व्यवस्था, उसकी सैन्य व्यवस्था, उसकी प्रशासन व्यवस्था मींस अलाउद्दीन खिलजी की बहुत बेस्ट थी, जिसकी सराहना करते हैं इतिहासकार भी। लेकिन कोई इतिहासकार मुबारक शाह खिलजी की सराहना नहीं करता, क्योंकि सराहना लायक कुछ किया नहीं इन्होंने पिता के कठोर आदेशों को रद्द कर दिया, स्वयं को इन्होंने खलीफा घोषित किया। यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सल्तनत का पहला सुल्तान, पहला व्यक्ति था जिसने अपने को खलीफा घोषित किया, वो कौन था? मुबारक शाह खिलजी था। और ये धार्मिक आधार से भी गलत था, इस्लाम के हिसाब से भी गलत था कि आप अपने को खलीफा घोषित कर दो, सुल्तान बनना है। और जबकि सुल्तान पद की मान्यता खलीफा देता था और ये खुद ही खलीफा बन बैठे। खैर, और इसलिए इनकी विलासिता के कारण ही इनके शत्रुओं ने इन्हें डायरेक्ट न मार करके इनके खिलाफ दो नारे दिए। क्या दिया? इस्लाम खतरे में है और इस्लाम का शत्रु कहा। इन्हें इस्लाम का शत्रु कहा और इस्लाम खतरे में है, ये दो बातें कही। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी कहते हैं कि मुबारक शाह खिलजी कभी कभी दरबार में नग्नावस्था में आ जाया करता था तथा दरबारियों को भी नग्न ही रखता था। और इसमें जैसा
एल्फिंस्टन कहते हैं कि इसमें गे के लक्षण भी पाए जाते थे, या यह इसमें गे की प्रवृत्तियां थी, तो इस कारण से इसकी शासन सत्ता ज्यादा समय तक चल न सकी और खिलजी वंश का यहाँ से अंत हो गया और दूसरा जो वंश शुरू हुआ वो शुरू हुआ तुगलक। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।